नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है बुलेटिन अपन झारखंड का। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट के लिए भी मतदान होगा। रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई सीट पर अब तक जेएमएम का दबदबा रहा है। एक बार फिर महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला होगा। दोनों गठबंधनों ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। एक तरफ दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे हैं तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों गठबंधनों ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने सोमेश सोरेन को टिकट दिया है, जो दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे हैं, जबकि बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा है, जो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे हैं। मतदान 11 नवंबर को होना है और नतीजा 14 नवंबर को आएगा। नामांकन 21 अक्टूबर तक होगा और 24 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। ये सीट एसटी के लिए रिजर्व है। घाटशिला में उपचुनाव रामदास सोरेन के निधन की वजह से हो रहा है, जो जेएमएम के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को भी चुनाव में हराया था। घाटशिला विधानसभा सीट पर 2,55,000 वोट है, जिसके लिए 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। घाटशिला सीट पर जेएमएम का दबदबा रहा है। 2005 से अब तक हुए 5 चुनावों में 3 बार जेएमएम के रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की, जबकि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की जीत हुई। 2005 में एक विधानसभा में कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू जीते, वहीं 2009 में जेएमएम के रामदास सोरेन जीत हुई। 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण टुडू ने यहां से जीत दर्ज की और इसके बाद 2019 और 2024 में रामदास सोरेन फिर से जीत गए। पिछले विधानसभा चुनाव में एसटी के लिए रिजर्व सीट पर जेएमएम का जादू चला था और महागठबंधन की बड़ी जीत हुई थी। एक साल बाद हो रहे चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है, इसके लिए रिजल्ट का इंतजार करना होगा। रांची से कशिश न्यूज के लिए संतोष कुमार। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नामांकन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के आने की भी संभावना है। बाबूलाल सोरेन नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल, दोनों ही गठबंधन ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और यह पहले से ही बात चल रही थी कि इंडिया गठबंधन से सोमेश सोरेन और एनडीए से बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी होंगे, जिस पर अब मुहर लग गई है। देखिए, बीतों दिन दोनों पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। पहले एनडीए की ओर से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के रूप में बाबूलाल सोरेन पर विश्वास जताया। हालांकि 2024 के अगर चुनाव की बात करें, जो आम विधानसभा के चुनाव हुआ था, उसमें करीब 76,000 के आसपास वोट जो है बाबूलाल सोरेन को आया था। वहीं अगर हम रामदास सोरेन को की बात करें तो उनको 95,000 से अधिक वोट आया था। तो दोनों के वोटों में डिफरेंसेस आप देखेंगी तो काफ़ी बड़ा है। एक बड़े अंतर के साथ जो है जीत हासिल दिवंगत रामदास सोरेन ने की थी, बाबूलाल सोरेन को शिकस्त दी थी। हालांकि फिर से एक बार विश्वास पार्टी ने बाबूलाल सोरेन पे जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे भी हैं और इसके साथ ही जो दिवंगत रामदास सोरेन है, उनके पुत्र जो हैं, उन पर जेएमएम ने भरोसा जताया है। तो दोनों की तरफ से देखेंगे कि एक ही परिवार के लोगों पर भरोसा जताया है पार्टियों ने। और हेमंत सोरेन का जो प्रयोग है, ये प्रयोग काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। 2019 के बाद आप देखेंगे कि मधुपुर में जब हाजी साहब का निधन हुआ, उसके बाद हफीजुल हसन को वहां से टिकट दिया गया, लेकिन उनको पहले मंत्री बनाया गया, उसके बाद उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया और वो चुनावी मैदान में गए, जीत हासिल की। अगर हम जगन्नाथ महतो की बात करें तो उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को मंत्री बनाया गया और फिर उनको वहां से दावेदारी उनकी कराई गई, पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया और जीत हासिल की। हालांकि ऐसा देवेश सोरेन में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। दिवंगत रामदास सोरेन के निधन के बाद उनको मंत्री बनाने की बात निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया और सीधे अब चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में जिस तरीके से एक तरफ सरकार पूरी होगी, वहीं
एक आम जो उपचुनाव है उसमें बाबूलाल सोरेन के साथ तीन पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र के नेता आएंगे और उनके चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इस चुनाव प्रचार प्रसार से कितना असर पड़ता है राज्य की जनता पर। उस घाटशिला विधानसभा में रहने वाले 2 लाख से अधिक वोटरों पर कितना प्रभाव बीजेपी और जेएमएम डाल पाती है, जिससे कि उनके प्रत्याशियों की जो जीत की उम्मीद है वो और मजबूत हो पाती है। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार ये कहे जा रहे हैं कि इस बार जो दावेदारी बीजेपी की है मजबूत है और जीत हासिल करेगी। वहीं जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि जीत हमारी सुनिश्चित है, नाम मात्र की जो औपचारिकता है वो पूरी करनी है और मतदाताओं ने पहले से ही मूड बना लिया। हालांकि रामदास सोरेन की अगर बात करें तो 3 बार से वहां से लगातार 3 बार वहां से विधायक रहे। हालांकि 2014 से में उन्हें बीजेपी ने शिकस्त दी थी, उसके बाद 2019 में फिर चुनाव जीते, फिर 2024 में चुनाव जीते और देखेंगे उनके निधन के बाद फिर एक बार उनके पुत्र पे भरोसा जेएमएम ने जताया है। तो कह सकते हैं कि चुनावी जो मुकाबला होगा घाटशिला उपचुनाव का काफ़ी दमदार होगा, काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि दिलचस्प होगा अपने आप में। अब देखना होगा कि रिजल्ट किसके पक्ष में आता है, लेकिन 17 तारीख को नामांकन है। नामांकन को लेकर भी बाबूलाल सोरेन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि जेएमएम कैंडिडेट की ओर से भी नामांकन की तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द ही उनके भी नामांकन की तिथि आएगी और उनमें भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद वहां नामांकन दाखिल कराने पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि दोनों तरफ दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। अब घाटशिला चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो वोटरों के मतदाताओं के मूड पर डिपेंड करता है। राहुल, देखने की बात होगी कि इस बार जीत किसकी होती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि